बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हालत में पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ और हावी होते बेरोजगारी के मुद्दे ने एनडीए खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है और अब ऐसे में हर पार्टी यही सोच रही है कि क्यों हर एक वोट जरूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज और बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई कांटे की हो चुकी है और ऐसे में छोटी पार्टियों की अहमियत बढ़ गई है। तीसरे फेज की सीटों के समीकरण को देखते हुए तमाम निगाहें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवारों पर है। 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी और सीमांचल इलाके में जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है। इस इलाके में अल्पसंख्यक वोट बैंक पॉलिटिक्स को ओवैसी की मौजूदगी ने आक्रामक रुख दे दिया है। साल 2015 में सीमांचल की 6 सीटों पर लड़े थे ओवैसी और एक भी नहीं जीते, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। पिछले साल उपचुनाव में कांग्रेस से किशनगंज सीट ओवैसी ने छीन ली थी और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM उपेंद्र कुशवाहा की RLSP और पप्पू यादव की जाप और मायावती की BSP के साथ गठबंधन में लड़ रही है 19 सीटों पर। और इन 19 सीटों में से फिलहाल 12 पर या तो RJD या फिर कांग्रेस के विधायक हैं, यानी महागठबंधन के। ओवैसी ने मुस्लिम पार्टी का टैग हटाने के लिए 6 सीटों पर दलित, OBC और आदिवासी उम्मीदवार भी उतारे हैं। अब हम बात करते हैं उन जिलों की जहां ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वो जिले हैं किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। किशनगंज में 4, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में 3-3 सीटें ओवैसी ने अपने उम्मीदवारों को दी हैं और इन इलाकों में जो मुस्लिम वोट है वो 45 से 65% तक है। हाल ही में ओवैसी ने किशनगंज में एक रैली की जिसमें जमकर भीड़ जुटी। नागरिकता कानून यानी CAA पर ओवैसी ने जो संसद में भाषण दिया या फिर टीवी पर इंटरव्यू दिए वो उनके उम्मीदवार लोगों में बांट रहे हैं। संदेश साफ है कि ना कांग्रेस ना RJD मुसलमानों के सच्चे चैंपियन ओवैसी हैं। ओवैसी के निशाने पर RJD और कांग्रेस ही रहती हैं। हालांकि वो नीतीश और BJP को भी लपेटते हैं, लेकिन बेहद ही सधे हुए अंदाज में वो निशाना RJD और कांग्रेस पर जाकर लगता है। किशनगंज की रैली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार PM नरेंद्र मोदी के करीब इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने RJD और कांग्रेस पर यकीन करके JDU को टिकट दिया था। 2015 की बात वो कर रहे हैं जब JDU, कांग्रेस और RJD एक साथ लड़े थे। वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के शिवसेना के साथ सरकार बनाने की वजह से भी वो कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं। सीधा कहते हैं ओवैसी अपनी रैलियों में कि ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का दोगलापन है, यानी शिवसेना पार्टी जैसी पार्टी का साथ देना। किशनगंज सीट पर कांग्रेस पहले से बैकफुट पर है। शायद इसीलिए राहुल गांधी किशनगंज में 3 नवंबर को एक रैली कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला से जब हमने ओवैसी के बारे में बात की तो सुरजेवाला का साफ कहना था कि ओवैसी जो है वो BJP के एजेंट हैं। वो जहां भी मोदी दिक्कत में होते हैं तो उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं और RSS और ओवैसी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं क्योंकि दोनों कट्टरपंथी राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। लेकिन राजनीति के जानकारों के मुताबिक कुछ साल पहले तक सिर्फ हैदराबाद में सिमटी ओवैसी की पार्टी अब हिंदी बेल्ट में बड़ी सेंधमारी कर रही है। जीत ना सही लेकिन अच्छे वोट भी अगर उनके कैंडिडेट ले आते हैं तो आने वाले चुनावों में वो अहम हो जाएंगे। और ओवैसी ने मुस्लिम वोटर को साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीमांचल जैसे इलाके में जहां मुस्लिम वोटर बहुतायत में है वहां उन्हें एक विकल्प देकर, यानी AIMIM का विकल्प देकर उन्होंने RJD और कांग्रेस की ये चुनौती भी बढ़ा दी है कि वो मुस्लिम वोटर को हल्के में नहीं ले सकते कि भाई ये जाएगा कहां हमारे अलावा। तो अब ऐसे में अगर हम एक बार फिर सीमांचल के जिलों की बात करें तो किशनगंज में तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है और अररिया, पूर्णिया और कटिहार में RJD मजबूत है। लेकिन इन चारों जिलों में ओवैसी की पार्टी से उन्हें बहुत ही करीबी लड़ाई लड़नी होगी और जीत अब जो है वो उनके लिए बहुत आसान नहीं रह जाएगी। तो 2020 का जो चुनाव है वो महागठबंधन के लिए तो इम्तिहान है ही, लेकिन ओवैसी को भी नतीजों के जरिए ये इस बात का जवाब देना होगा कि वो वाकई जीत के लिए लड़ रहे हैं या फिर BJP की मदद के लिए।